नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकल सके और आपको कोई घुमा ना सके। और खबर उस अंदाज में कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं बताऊं। अरब देशों के दबाव में क्या झुक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि माहौल यही बनाया जा रहा है, चर्चा यही है कि नरेंद्र मोदी अरब देशों के दबाव में झुक गए। तो जरा आज इसके बारे में बात करेंगे। भारत विरोधी नए टूल किट के पन्नों में क्या लिखा है, वो पन्ने आपके सामने रखूंगा। एंटी इंडिया टूल किट पर खुश होने वाले ओवैसी की क्लास लगेगी। कानपुर जैसी हिंसा के फिक्स्ड पैटर्न का चैप्टर खोलूंगा। कानपुर में जो हिंसा हुई उसका एक फिक्स्ड पैटर्न नजर आता है अगर आप पन्ने पलटते जाइए। वो पैटर्न क्या कहता है आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मोदी का वो काम जिससे पेट्रोल और सस्ता हो जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत सबसे पहले डिप्लोमेसी की क्लास। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि भारत कोरोना के संकट काल के बाद जिस तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है, जब पड़ोसी मुल्क परेशान हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तब भारत मजबूती से खड़ा है और किसी के आगे झुक नहीं रहा। तो इसका नतीजा भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों के तौर पर सामने आ रहा है। किसी को पसंद नहीं आ रहा कि भारत इतनी तेजी से ऊपर जाए। भारत में भी कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता और बाहर जो मुल्क है उनको तो नहीं आ रहा। तो वो क्या करना चाहते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज कर दो। भारत में ऐसे हालात पैदा कर दो कि भारत में स्थितियां बिगड़ जाएं और भारत तेजी से बढ़ ना पाए। और ऐसी कोशिश वो आगे भी करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे दो बातें लगातार दिमाग में भरी जा रही हैं। और वो दो बातें जो लगातार दिमाग में भरी जा रही थी, वो मैंने आपको जो बताया था, वो दो बातें कौन सी थी। पहली बात, देश की मुस्लिम आबादी जो है वो खतरे में है। ये आपको टूल किट का पहला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि दिमाग में भर दो कि मुसलमान देश का खतरे में है। और दूसरा कि मुसलमान जो है वो टारगेट किया जा रहा है। मतलब उसके साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो उसको जानबूझ के टारगेट करने के लिए, ये टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ये दो बातें टूल किट में डालकर सप्लाई की गई हैं। और इसीलिए जब आप देखने जाएंगे तो ये बार बार होगा कि ऐसी ही चीजें लगातार हो रही हैं। और इसी कोशिश का नया नतीजा यह है कि भारत में कुछ विवादित बयानों को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में भारत के कुछ मित्र देशों ने जो विरोध जताया, उसे भारत ने बड़ी समझदारी और अपनी कूटनीतिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों का बड़ा नी जर्क रिएक्शन आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अरब देशों के दबाव में झुक गए। भारत अरब देशों के दबाव में झुक गया। बॉस, ये ध्यान रखिएगा कि भारत के जिस प्रधानमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए लोग कहते हैं कि 370 हटाना था तो मुस्लिम वर्ल्ड क्या सोचेगा। ये नहीं सोचा उन्होंने। भारत में जो भी फैसले लेने थे उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या सोचेगी। पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकना था तो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं सोचा कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या सोचेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी आज जब दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, यह सोचकर घबरा जाएंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या कह रहा है। यह नहीं हो सकता। तो कुछ देखकर बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय गंभीरता से देश के लिहाज से सोचते हुए गहराई से समझना चाहिए। कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ दूसरे देश अपने लिए एंटी इंडिया एजेंडे का मौका देख रहे हैं इसमें। और इसीलिए आज मैं ये चैप्टर खोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए इस एंटी इंडिया एजेंडे से बचना बड़ा जरूरी है। जब ऐसा एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा हो तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान मौका छोड़ देगा क्या? सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बताता हूं। पाकिस्तान ने भी भारत पर सवाल उठा दिए कि यहां मुसलमान खतरे में।
भारत ने तुरंत पाकिस्तान को जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कहा कि जो देश खुद लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है, वो दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के हालात पर कमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में कैसे हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया समुदाय को सताया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के बजाय उसे अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो सीए का कानून आया, वो पाकिस्तान ने क्या हालत कर रखी है वहां अल्पसंख्यकों की, इस वजह से लाना पड़ा था। तो पाकिस्तान हमें तो ज्ञान न दे, और वो पाकिस्तान तो कतई ज्ञान न दे जिसकी खुद की हालत यह है कि वहां $1 की कीमत 200 रुपए के पार पहुंच गई। तो तुम पहले अपना देश संभालो यार, हमको ना समझाओ। एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल के दाम 60 रुपए पर लीटर बढ़ गए। पाकिस्तान में एक ही बार में गैस की कीमत 45% ऊपर चली गई है। दाम बढ़ाने को लेकर पेट्रोल पंप पर पत्थरबाजी हो रही है। इंपोर्ट बिल पेमेंट के लिए सिर्फ 2 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। देश चलाने के लिए आईएमएफ और चीन से लोन लेने की डील चल रही है। तुमसे देश नहीं चल रहा। जबान जितनी तेजी से चलाते हो, उससे बेहतर ढंग से अगर देश चला पाते तो आज बेहतर स्थिति में होते। अपने यहां माइनॉरिटीज का बुरा हाल करने वाले, अपने देश का बुरा हाल कर देने वाले मुसलमानों का रोना रोते हो। अगर देश ढंग का बनाओगे तो तुम्हारे यहां जितने मुसलमान हैं, कम से कम वो तो ढंग से रहेंगे। अपने यहां मुसलमान को ढंग से रख नहीं पा रहे, और भारत में मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है ये समझाने आए हो। और यहां कुछ लोग बिना सोचे समझे कि क्या एजेंडा चल रहा है, सीधा इस पर आ गए कि अरे हमारी सरकार, हमारा देश तो अरब देशों और ऐसे देशों के सामने झुक गया। बॉस, वो जो चाहते हैं, वो चाहते यही है कि इस देश में अस्थिरता पैदा हो। पाकिस्तान का हाल तो यह है कि वहां के सांसद सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार बैठे। इमरान खान की पार्टी के एक सांसद ने कहा कि इमरान खान का बाल भी बाका हुआ तो वो आत्मघाती हमलावर बन जाएंगे। अपने यहां खुद को सुसाइड बॉम्बर बना रहा सांसद, और इंडिया को ज्ञान देंगे ये लोग। सुनिए एक बार। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे, और आपको छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन उसका एंटी इंडिया एजेंडा क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। एक और संगठन है OIC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यह इस्लामिक देशों का संगठन है, लेकिन इसे चलाने वाले कुछ लोग भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ भारत के अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं, लेकिन संगठन के तौर पर OIC के कुछ लोग एंटी इंडिया एजेंडा चलाते रहे हैं। भारत ने उन्हें भी करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने पलटकर कहा कि भारत सरकार OIC के संकुचित सोच, भाई आप कह रहे हैं अरब देशों के दबाव में झुक गए। अरब देशों के दबाव में झुकेंगे तो कोई कहेगा कि आपकी सोच संकुचित है? थोड़ा दिमाग लगाइए, एंटी इंडिया एजेंडे में मत फंसते चले जाइए। भारत ने पलट के खुल के बोला आपकी सोच संकुचित है, और ऐसे संकुचित सोच वाले बयान को भारत खारिज करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर गलत, शरारतपूर्ण और एक तरफा कमेंट किया है। इससे उनका नफरत भरा एजेंडा सामने आता है। नफरत भरा एजेंडा OIC चला रहा है, भारत मुंह पे बोल रहा है। हम OIC के सचिवालय से अपील करेंगे कि वो सांप्रदायिक रुख ना अपनाएं और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह झुकने वाले देश का स्टेटमेंट होता है। कुछ लोग चाहते ही यही हैं कि भारत की जो छवि बेहतर है उसको कैसे डैमेज कर दो। यहां के लोगों के दिमाग में भर दो कि अरे तुम्हारे साथ तो ये हो गया, तुम्हारे साथ अपमान हो गया, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा देश जो है वो नीचे चला गया, और आप फंस जाते हैं। अरे दबाव वाले देश की भाषा है क्या ये? पलट के जवाब दे रहे हैं। और ये जो 57 देशों का संगठन OIC है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है? मार्च में ही OIC की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विदेश मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी इनवाइट किया गया था। भारत ने जवाब दिया था कि OIC पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे पर ना चले और उन लोगों और संगठनों का दबाव बढ़ावा न दे जो आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे हैं। इस OIC के दबाव में आएगा भारत, इस OIC के, जिसको पलट के हम पहले भी बता चुके हैं कि तुम अपना प्रोपेगेंडा बंद करो। फरवरी में OIC ने बयान जारी किया कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर UN की एजेंसियों को कदम उठाने चाहिए। भारत ने क्या जवाब दिया कि OIC का सांप्रदायिक माइंडसेट है, सांप्रदायिक माइंडसेट है, बोल दिया OIC को। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने हितों को साधने के लिए कुछ लोगों ने OIC को हाईजैक किया हुआ है। यह इंडिया बोल चुका है। अरब देश भी हैं इस OIC में।
अरब देशों के सामने अगर झुक गए होते तो ऐसा बयान दे रहे होते। भारत में कुछ लोग हैं जो मोदी विरोध में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा चलाने वाले लोगों को एक तरह से साथ दे रहे हैं, उनका भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें से एक नाम है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। भारत की विदेश नीति पर क्या बोल रहे हैं एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खमीजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये असदुद्दीन ओवैसी को हर चीज में बोलना है, समझ हो या ना हो लेकिन बोलना है। कह रहे भारत के राजदूत को पहली बार बुलाया गया है। राजदूतों को बुलाना, शिकायत दर्ज कराना, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, दुनिया भर में होता है। पहली बात तो ये, और अगर आप इसे इंटरनल मैटर मानते हैं तो यह इंटरनल मैटर बाहर गया कैसे? उन्हीं लोगों की वजह से गया जिन्हें इस इंटरनल मैटर को बाहर ले जाकर और दुनिया में यह दिखाना था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ यह हो रहा है। 370 हटना भी भारत का इंटरनल मैटर था। कुछ लोग पाकिस्तान और अमेरिका तक जाने की बातें कर रहे थे। कश्मीर भी भारत का इंटरनल मैटर है, लेकिन उसको कुछ लोग UN ले जाने की बात करते हैं। इंटरनल मैटर यहां के इंटरनल लोग ही बाहर ले जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। और फिर उसके बाद जब वहां से वो पूरा मामला सेट हो जाता है तो यहां सवाल उठाते हैं कि इंटरनल मैटर बाहर कैसे चला गया और आप जवाब क्यों दे रहे हैं? भारत से विरोध जताने वालों में एक देश कतर भी है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त कतर के दौरे पर है। अगर देश की विदेश नीति फेल है तो कोई पूछे असदुद्दीन ओवैसी से कि वेंकैया नायडू कतर में क्या कर रहे हैं, अब तक लौटे क्यों नहीं? उनका दौरा चल रहा है, वो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज दोहा में कतर शूरा काउंसिल के स्पीकर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर बात हुई। हाथ मिला रहे हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट। विदेश नीति फेल है तो यह कैसे हो रहा है? इससे पहले वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर नेशनल म्यूजियम का दौरा किया। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति ने इंडिया कतर बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया, जिससे दोनों देशों के कारोबारियों को फायदा होगा। ये उन मीटिंग्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर इतना विरोध है, इतना तमाशा है, तो यह सब कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भारत किसी के दबाव में कोई फैसला न लेता था और न लेता है। मुस्लिम वर्ल्ड में भारत की साख कहीं अच्छी है और वहां किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा भारत को महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड में डिप्लोमेसी को पर्सनल टच दिया। यही कारण है कि इन देशों ने पीएम मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दिया। 2016 में सऊदी अरब ने गैर मुस्लिम नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। 2019 में ही बहरीन ने अपना तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से पीएम मोदी को नवाजा। 2019 में मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन से नवाजा गया। तो जब आप ये कहते हैं कि अरब कंट्रीज भारत को दबा रही हैं, उनके दबाव में भारत आ गया है, तो ये याद रखिए कि भारत के उनके साथ क्या रिश्ते रहे। एक बयान, दो बयान पर कुछ कह देना, दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाना या भारत को दबाव में डालने की कोशिश करना या उस दबाव के आधार पर कार्रवाई कर देना, यह सब नहीं होता बॉस।
थोड़ा डिप्लोमेसी को समझिए, थोड़ा फॉरेन पॉलिसी को समझिए। बच्चों की बात नहीं है ये। अरब देशों के साथ हमारे गहरे संबंध हैं। खाड़ी के जिन गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूं, खाड़ी के देश देखेंगे आप, खाड़ी के 7 देश, और इसमें कितने भारतीय काम करते हैं? अप्रवासी भारतीय रहते हैं, कभी करीब 85 लाख अप्रवासी भारतीय रहते हैं। इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। और इसको अगर आप ब्रेकअप कीजिएगा तो यूएई में करीब करीब 34 लाख लोग रहते हैं, 34 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में, सऊदी अरब, यहां पर करीब करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत में 10 लाख रहते हैं। कतर में 7.5 लाख, ओमान में करीब करीब 7.8 लाख, और बहरीन में 3,20,000। रेमिटेंसेस यानी भारतीय जो कमाई भारत भेजते हैं, कुल $28 बिलियन, यानी करीब 2,20,000 करोड़ रुपए भारत भेजते हैं ये लोग। खाड़ी देश के साथ भारत का कुल व्यापार जो है वो यूएई के साथ करीब $73 अरब का है, सऊदी अरब के साथ $43 अरब का, इराक के साथ $34 अरब का, कतर के साथ $15 अरब का, कुवैत के साथ $12 अरब, ओमान के साथ $10 अरब, बहरीन के साथ $2 अरब। रिश्ते खराब हैं तो ये व्यापार हवा में हो रहा है। खाड़ी देशों से भारत का तेल आयात, कुल तेल आयात जो भारत करता है उसका 53% इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। विवादित बयान पर भारत विरोधी इंटरनेशनल कैंपेन चलाया गया और उसी की वजह से बात अरब देशों और मुस्लिम वर्ल्ड तक पहुंची है। इन मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। उसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, ईरान। और इन लोगों ने यह क्यों किया? क्योंकि इनके पास यह खबर पहुंचाई गई, इनके अंदर के उस भाव को जगाया गया कि भाई तुम इस पे बोलो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, यह दिखने की कोशिश करो। क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया जिस तेजी से ऊपर जा रहा है ना, दुनिया को यह पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका को पसंद नहीं आया कि रूस के खिलाफ हम क्यों नहीं गए, यूरोप को पसंद नहीं आया हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं गए, पलट के जवाब दे रहे हैं सो अलग, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये पूरा एजेंडा चलता है कि कैसे भारत को हिलाओ, थोड़ा तो हिलाओ, ये तो तेजी से भाग रहा है, इसको थोड़ा तो हिलाओगे तब तो डगमगाएगा। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले अब ये माहौल बना रहे हैं कि मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए, जबकि सच ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ग्रुप में शामिल देशों के साथ भारत का व्यापार पहले से काफी बढ़ा है। 1981 में स्थापित जीसीसी, जो इसमें देश हैं सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई, 2020-21 में भारत का जीसीसी देशों से एक्सपोर्ट 58.26% बढ़ गया है। यह एक्सपोर्ट 2,16,000 करोड़ से बढ़कर 3,40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये मुस्लिम देशों, खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं। भारत के कुल एक्सपोर्ट में जीसीसी के 6 देशों की हिस्सेदारी 10.5% के आसपास है और इंपोर्ट 4.6 लाख करोड़ से बढ़कर 8.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया। भारत के कुल इंपोर्ट में जीसीसी देशों का हिस्सा 15% से 18% बढ़ा है। जीसीसी देशों से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 6,80,000 करोड़ से बढ़कर 11,96,000 करोड़, मतलब करीब करीब 12 लाख करोड़ का हो गया। अगर विदेश नीति नहीं चल रही है, फ्लॉप हो गई है, तो यह सब कैसे हो रहा है? कोई पूछे असदुद्दीन ओवैसी से। एक एजेंडे के तहत, एक टूल किट के तहत अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब विदेश नीति का फेल होना नहीं होता है। जिन देशों ने विरोध किया उन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता खुद कितनी है आपको पता है? ओवैसी आपको कभी नहीं बताएंगे। कुवैत, यहां शरिया के आधार पर कानून बने हुए हैं, यह भारत को बताएंगे कि कैसे देश चलाना है। शिया सुन्नी भेदभाव का आरोप लगता है कुवैत पर। आबादी में 35% शिया समुदाय सामाजिक स्तर पर नीचे है और शिया और सुन्नी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, दोनों ही मुसलमान हैं।
तो मुसलमान ही मुसलमान के साथ क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि हमारे यहां मुसलमानों के साथ क्या होना है। अरे बॉस, हमारे 3-3 स्टार मुसलमान हैं, वो उपराष्ट्रपति मुसलमान थे, स्पोर्ट्स से लेकर हर जगह मुसलमान है, और जितनी सरकारी योजनाएं सब जगह हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा। तुम हमको बताओगे मुसलमान के साथ क्या बर्ताव करना और हिंदू के साथ क्या करना है? कतर ज्ञान दे रहा है, यहां भी शरिया कानून चलता है, अल्पसंख्यकों को नए धार्मिक स्थल नहीं बनाने दिए जाते, रमजान के दौरान नॉन मुस्लिम पब्लिक प्लेस में कुछ खा नहीं सकते। सऊदी अरब, यहां धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोई कानून नहीं है, मस्जिद के अलावा किसी और धार्मिक स्थल की इजाजत नहीं है, शिया मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। ईरान, यहां ईसाई, बहाई समुदाय और सुन्नी समुदाय के साथ अत्याचार होता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज उठाते हैं उन पर अत्याचार होता है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा है, आप समझिए। मानव अधिकारों के मामले में दुनिया के 165 देशों में से इन देशों की रैंकिंग क्या है आपको पता है? आप जरा देखिए, ये लोग मुंह खोल रहे हैं। मानवाधिकार रैंकिंग देखिए किस देश की कितनी है। 165 देश हैं और उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 119। 165 देशों में। लेकिन जो लोग अचानक से उठकर ज्ञान देने आए एक मसले पर, एक बयान पर, 2 बयान पर, उनकी खुद की रैंकिंग क्या है? सऊदी अरब, यहां धार्मिक और मानवाधिकार कितना है? ये 155 रैंकिंग है इनकी, भारत से बहुत नीचे। ये भाई साहब हमको ज्ञान देंगे। बहरीन की मानवाधिकार रैंकिंग 143 है, भारत से कहीं नीचे, ये हमको ज्ञान देंगे। यूएई, यहां मानवाधिकार की रैंकिंग 131 है, ये हमको ज्ञान देंगे कि मानवाधिकार क्या होता है और कैसे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीट करना है। ओमान, इनकी रैंकिंग है 133, ये भी भारत से पीछे है। कुवैत भी भारत से पीछे, 121 रैंकिंग है इसकी। और ईरान वाले भाई साहब ज्ञान देंगे, 160वीं रैंकिंग है 165 देश में इनकी मानवाधिकार के मामले में। ये ज्ञान देंगे हमको, इंडिया को, कि हमें मानवाधिकार का क्या करना है और हमारे यहां कैसे किसको देखना है। सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ऊपर जा रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये चाहते हैं कि मुसलमान तो भड़के ही, देश के दूसरे नागरिक भी भड़क जाएं कि ये क्या हो रहा है और फिर आपस में भिड़ो। इनको ये पसंद आता है। सरकार पर, अपने देश पर विश्वास कम करो, ये इनको सूट करता है। भारत को माइनॉरिटी पर ज्ञान देने वाले ईरान का इतिहास क्या है? ईरान के बारे में बता रहा हूं। ईरान में पारसी या ज़ोरास्ट्रियन आधिकारिक धर्म होता था एक जमाने में। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो कट्टरपंथी शियाओं ने तेहरान में पारसियों के फायर टेंपल पर धावा बोल दिया। ज़ोरेस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। पारसियों के धर्मस्थलों से ज़रथुस्त्र के चित्र को हटाकर नीचे फेंक दिया गया। उसकी जगह पर आयतुल्ला अली खुमैनी की तस्वीरें लगा दी गई। स्कूलों और कॉलेजों की दीवारें ईरान के नए नेता आयतुल्ला खुमैनी और उसकी तस्वीरों और कुरान की आयतों से भर दी गई स्कूल कॉलेज की दीवार को। ये दूसरों को समझाएंगे। कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों की कड़ी निंदा की गई थी। एकेडमिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य नियंत्रित यूनिवर्सिटीज में गैर मुसलमानों की कोई जगह नहीं बची थी। इराक युद्ध में पारसियों को बिना मर्जी के आत्मघाती मिशन के लिए भर्ती किया गया। पारसी एक्टिविस्ट को कट्टर इस्लाम का विरोध करने पर राजद्रोह के मुकदमे में कुख्यात जेल में बंद कर दिया जाता है। यह ज्ञान देंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसे भारत को बर्ताव करना है, यह बताएंगे। लेकिन यह आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि इनको भारत के अंदर जहर भरना है कि देखो मुसलमान टारगेट हो रहा है। क्योंकि मुसलमान सुनेगा, अरे ये बड़े बड़े देश बोल रहे हैं, देखो। हिंदू सुनेगा, अरे देखो देखो मोदी डर गए, देश तो खत्म है। और यही इंस्टेबिलिटी इनको चाहिए। कतर जैसे देश की बात करना इसलिए भी जरूरी है। कतर वो देश है जिसने पेंटर एमएफ हुसैन को शरण दी थी। एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाई थी। हुसैन की इन पेंटिंग्स को लेकर जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का भारत में विवाद बढ़ा तो वो 2006 में भारत छोड़कर कतर चले गए थे,
जहां वो 4 साल रहे। कतर ने इस दौरान न सिर्फ उनको शरण दी बल्कि 2010 में उनको नागरिकता दे दी। भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, इसलिए बाद में एमएफ हुसैन ने भारत की नागरिकता छोड़कर कतर की नागरिकता ले ली थी। कतर उन देशों में है जहां नागरिकता लेना आसान नहीं है, लेकिन एमएफ हुसैन के लिए नियमों में ढील दी गई। तो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वाले को कतर अपने यहां नागरिकता दे रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। तुम ना समझाओ कतर हमको। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का चीन पर मुंह नहीं खुलता। यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। इनको ना मुसलमानों की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है। इन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। क्योंकि मुसलमानों की फिक्र होती तो अपने यहां भी मुसलमानों की हालत बेहतर करते, अल्पसंख्यकों की फिक्र होती तो अपने यहां अल्पसंख्यकों को बेहतर रखते। कुछ नहीं कर पा रहे। और चीन जो मुसलमानों के साथ करता है उसमें चू नहीं बोल पाते। चीन ने 18 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है। क्या बोल पाते हैं ये? कुछ नहीं बोल पाते। इमरान खान का मुंह नहीं निकलता। क्या हालत है देखिए, किस तरीके से उनको रखा जाता है। उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। चीन कट्टरपंथ और आतंकवाद रोकने और मुसलमानों को मॉडर्न बनाने के नाम पर इन पर अत्याचार कर रहा है। उइगर मुस्लिम सख्त निगरानी में रखे जाते हैं। उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मस्जिदों में जाने से रोका जाता है। रमजान में रोजे रखना बैन है। मस्जिदें तोड़ी गई, नमाज नहीं पढ़ने दी गई। जो उइगर मुस्लिम दाढ़ी बढ़ाते हैं या ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल देते हैं। है किसी की हिम्मत इन अरब देशों में बोले? नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीन से इनको सेटिंग गेटिंग करके रखनी है और इंडिया को नीचे खींचने की कोशिश करनी है। लेकिन सीधे सीधे कर नहीं सकते। इंडिया से इतना बिजनेस चल रहा है, जो विदेश नीति है उसके हिसाब से गलत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। इन सब के बीच हमें अमेरिका को भी नहीं भूलना चाहिए। रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। वो लगातार भारत को लेक्चर दे रहा है। अभी हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने भारत पर सवाल उठाए। इससे पहले 2+2 की बैठक में भी अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की बात कही। इससे पहले जो बाइडेन ने युद्ध पर भारत के स्टैंड को अस्थिर कहा था। इस बीच अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट भी जारी की। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को क्या लेक्चर दिया था वो आपको सुनना चाहिए। लेकिन ये सब होते हुए भी इन लोगों की दिक्कत यह है कि भारत इनके हिसाब से चल नहीं रहा, भारत इनकी सुन नहीं रहा, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। सब प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका बर्बाद हो रहे हैं, भारत यहां टिका हुआ है। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुनिए एक बार। Beyond these countries, the report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. अमेरिका यह चाहता है कि भारत यूक्रेन युद्ध पर रूस का साथ न दे, इसलिए वो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। क्या इसलिए भारत के साथ इंटरनेशनल टूल किट चलाई जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मामले में भारत का विरोध मुस्लिम वर्ल्ड से किया गया, उस मामले में विरोध 1-2 दिन बाद नहीं हुआ, 9 दिन बाद किया गया। अगर आपको किसी के बयान से दिक्कत थी, आपको 9 दिन बाद समझ में आया कि आपके धर्म पर जो है चोट की गई है। 26 तारीख का प्रोग्राम और आप बैठ के 5 तारीख को और 6 तारीख को आप जो है विरोध दर्ज करा रहे हो। 26 से 5 तारीख तक 9 दिन लग गए ये समझने में कि आपके धर्म का अपमान किया गया है। अगर वाकई अपमान समझ में आया होता तो उसी दिन करते, दूसरे दिन करते। 9 दिन बाद प्रोपेगेंडा होता है बॉस, विरोध नहीं होता। 9 दिन बाद माहौल बनाया गया, यहां अंदर और वहां बाहर, वरना 9 दिन बाद विरोध नहीं होता। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन यहां एक बात और कहना जरूरी है कि जो लोग देश में शिवलिंग पर बोल रहे हैं उन्हें भी रुकना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि शिवलिंग का आप मजाक उड़ाते हैं और आपका कोई विरोध नहीं होता, इसलिए हिंदुओं की भावना आहत नहीं हो रही, यह ना समझिए। आप इस बात को समझिए और यहां माहौल ना खराब किया जा सके इसलिए एक एक्शन ले लिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि देश झुक गया। उस प्रोपेगेंडा को खारिज करने के लिए एक कदम उठाया गया ताकि वो देश हित में हो सके।
देश में माहौल बिगड़ने से रोका जा सके, वो जहर ना भरा जा सके कि देखो तुम्हारे पूजनीय के बारे में क्या बोल दिया। क्योंकि जब उसके बारे में ना बोलिए तब तो ये माहौल है कि पत्थर चलते हैं। देश को आग में झोंकने से बचाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो गलत है कदम, सही है कदम, इसका फैसला जब आप तराजू पर एक तरफ देश और एक तरफ उस फैसले को रखकर करेंगे तब समझ पाएंगे। भारत के खिलाफ कैसे इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है यह आपको विस्तार से बताया ताकि आपको समझ में आए। संकीर्ण सोच में मत देखिए उसको। देश के अंदर भी ऐसे एलिमेंट हैं जो एंटी इंडिया माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। आज पाठशाला में हम ऐसे इकोसिस्टम का भी चैप्टर खोल रहे हैं, जरा इसको भी देखिए। तीन दिन पहले कानपुर में हिंसा हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में मौजूद थे। तभी वहां के एक इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा की, जबरदस्ती बाजार बंद कराए, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम से हमला किया और पुलिस पर हमला किया। अब यह सामने आ रहा है कि हिंसा करना है यह पहले ही तय कर लिया गया था और इसके सबूत सामने आए। अब आपको समझ में आ रहा है जिस टूल किट की बात अभी पहले चैप्टर में कर रहा था वो कैसे जुड़ता चला जाता है। और वो लोग यही चाहते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये उनका एजेंडा है कि देश भर में ऐसी तस्वीरें आए और नरेंद्र मोदी इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो। क्योंकि अगर ये होगा, सड़क सड़क पर होगा, गली गली में होगा, तो देश जलेगा। सबूत बताने से पहले हिंसा की प्लानिंग कैसे हुई वो आपको समझाता हूं। सबसे पहले हिंसा करने वालों ने मीटिंग की। आपको एक टूल किट बताता हूं। कानपुर में जो हुआ, कानपुर हिंसा, इसमें जो हुआ इसको आप देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी कि कैसे एक पैटर्न दिखता है। पहले एक मीटिंग होती है कि भाई हमें दुकानें बंद करानी है। 141 व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जाता है। 141 व्हाट्सएप ग्रुप। सोचिए, एक तो तुमको दुकान बंद कराने की जरूरत क्या है भाई? क्यों दुकान बंद कराना तुमको? अगर तुमको कोई बात बुरी लग गई, इस देश में शिवलिंग का बहुत मजाक उड़ रहा है। किसी ने दुकान बंद कराई, किसी ने पत्थर चलाया, किसी ने पेट्रोल बम फेंका। दिक्कत है, एफआईआर कराओ, केस लड़ो। नहीं, मीटिंग करके 141 ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं दुकानें बंद करानी। क्यों बंद करानी? क्यों? क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी वहां थे, राष्ट्रपति वहां थे और योगी आदित्यनाथ वहां। तो एजेंडा यह नहीं था कि यह गलत हुआ है हमारे साथ। एजेंडा यह था कि एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना है। जैसे आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, उसी वक्त दिल्ली में हिंसा हुई थी। बहुत गहराई से चीजों को समझिए, हवा में नहीं हो रही हैं ये चीजें। करीब 16,000 मैसेज जो हैं वो सर्कुलेट किए गए, ये पुलिस कह रही है। फिर कहा जा रहा है पत्थर की डिलीवरी हुई। हर जगह पत्थर अपने आप तो आ नहीं सकता, तो पुलिस कह रही है पत्थर की डिलीवरी हुई। तो पत्थर की डिलीवरी हुई तो इसका मतलब पहले से मन बना हुआ था ना कि यही सब होना है। नहीं तो पत्थर किस लिए मंगाए थे? हैं? कि कौन कहां पर जो है वो बैठेगा सड़क पर, वो पत्थर रख के अपनी सीट बुक कर रहे थे। फिर जुमे की नमाज के लिए लोग जमा किए गए, उसके बाद अलग अलग इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। अब आपको एक एक करके सारे सबूत दिखाता हूं। सबसे पहले हिंसा पर सबसे बड़ा सबूत देखिए। कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस ने 40 लोगों का एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं कि हर कोई पत्थर फेंकता दिख रहा है। किसी का चेहरा ढका हुआ है, बहुत लोग खुले में कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बाद में सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ये वो लोग हैं, और इसमें तो कई छोटी उम्र के दिख रहे हैं, जिन्होंने कानपुर हिंसा के दौरान जबरदस्ती बंद कराए दुकानें, पत्थर चलाए, पेट्रोल बम फेंके। इन पोस्टर्स के एक एक चेहरे को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको यह भी सबूत दिखाऊंगा और सबूत दिखाऊंगा, और उससे इन चेहरों का गहरा कनेक्शन है। इस पोस्टर में 1 से लेकर 40 तक नंबर है।
तस्वीर में ज्यादातर हिंसा करने वाले पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। यूपी पुलिस अलग अलग जगह पर हिंसा करने वालों के पोस्टर्स लगा रही है। आपके पास कोई जानकारी हो तो पुलिस को जरूर बताइए। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए कि कैसे टूल किट कनेक्ट होता है। अब सबूत नंबर 2 देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर जो अब आपको दिखा रहा हूं, यह हयात हाशमी की है। हयात 140 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। हयात पर आरोप है कि इसने बंद कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और यही लोगों को भड़का रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या हयात हाशमी ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। अब सबूत नंबर 3, यह वीडियो हिंसा से पहले हुई मीटिंग का है। इसी मीटिंग में यह तय हो रहा है कि कैसे बंद कराना है, कैसे प्रदर्शन करना है, इंतजाम क्या है, कौन क्या करेगा, किस तरह से बंद कराना है। वीडियो का कुछ हिस्सा जिसमें आवाज साफ है, पहले उसको सुनिए। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं अल्लाह ताला करम की बारिश फरमाए। हम बंद करेंगे और बंद करवाने की कोशिश भी करेंगे। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं अल्लाह ताला करम की बारिश फरमाए। हम बंद करेंगे और बंद करवाने की कोशिश भी करेंगे। तो हम दुकानें बंद करेंगे और बंद करवाने की भी कोशिश करेंगे। क्यों बंद करवाइएगा भैया? मीटिंग की इस तस्वीर में हयात हाशमी के होने का भी दावा है। हयात हाशमी की तस्वीर आपको दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह वहां भी मौजूद था। पूरे मामले की जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी अभी इसकी जांच कर रही है। अब सबूत नंबर 4 क्या है? व्हाट्सएप चैट जो पुलिस की जांच में सामने आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में रहमानी मार्केट बंद, वीडियो भी आएंगी। पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे चैट हैं जिससे यह साबित हो सकता है कि साजिश फिक्स थी। पूरे इलाके को बंद कराना था और बंद का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना भी था। दुकान बंद कराना था तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर वीडियो प्रूफ की जरूरत क्या थी? अब सबूत नंबर 5, कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके का एक पेट्रोल पंप है। यहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इस वीडियो में एक शख्स बोतल में पेट्रोल भरवाता दिख रहा है। कानपुर हिंसा में कई जगह पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल कहां से आया, जब इसकी जांच शुरू हुई तो पुलिस को यह वीडियो मिला। मतलब 3 जून को क्या करना है उसकी तैयारी पहले से हो रही थी। हिंसा की प्लानिंग की कितनी दुरुस्त थी, यह सबूत वाले छठे वीडियो को देखकर आप समझेंगे। कानपुर में पत्थरबाज जब पथराव कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो 1-2 पत्थर लेकर चल रहे थे, बल्कि एक ठेले पर बाकायदा पत्थर रखे हुए थे। पत्थर उठाए जा रहे थे और पुलिस पर हमला हो रहा था। ठेले पर कोई पत्थर जमा करके तो रखता नहीं है। आपने देखा आज तक कोई आपके घर के बाहर से निकल रहा हो ठेला लेके पत्थर ले लो बोलता हुआ? या आप कभी किसी के पास गए, भैया ठेले पर से जरा 1 किलो पत्थर दे देना, ऐसा कभी किया आपने? यहां ठेले पर से लोग पत्थर उठाकर मार रहे हैं। यानी पत्थर पहले से जुटाए गए थे। जब हिंसा करने के लिए निकले तो यही पत्थर लोगों पर बरसाए गए। आप ये पूरा सीक्वेंस समझ गए होंगे कि हिंसा कैसे हुई। आपको खबर के शुरुआत में पूरा चेन समझाया। हिंसा करने वालों ने मीटिंग की, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज भेजे गए, पत्थर की डिलीवरी की गई, पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल खरीदा गया, लोगों को जमा किया गया। इसके बाद अलग अलग इलाकों में हिंसा की शुरुआत हुई। मतलब एक पूरा सोचा समझा काम था, एक्शन का रिएक्शन नहीं था। अब यूपी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह खंगाला जा रहा है कि क्या कानपुर दंगों के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन है। पीएफआई एंगल से जांच क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए पिछले कुछ सालों में हिंसा के पुराने मामलों को समझना जरूरी है। जनवरी 2020 में पीएफआई ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया, एनआरसी के खिलाफ बड़ी रैलियां करवाई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र में रैलियां हुई। अलग अलग जगहों पर रैलियों के बाद तनाव बढ़ा। दिल्ली में तो दंगा भड़क गया। पुलिस ने दंगे की जांच शुरू की तो पीएफआई दिल्ली चीफ परवेज अहमद और पीएफआई का सचिव मोहम्मद इलियास गिरफ्तार हुआ था। फिर जनवरी 2022 हिजाब विवाद शुरू हुआ। पीएफआई पर लोगों को भड़काने और ट्रेनिंग का आरोप लगा। पीएफआई ने हिजाब विरोधी रैली की थी। 17 फरवरी को करौली में पीएफआई ने रैली निकाली।
2 अप्रैल 2022 को करौली में हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। कई संगठनों ने पीएफआई पर हिंसा के आरोप लगाए। इस साल 16 अप्रैल को दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई। हिंसा में पीएफआई के शामिल होने का आरोप लगा। हर जगह आप देखिए जहां हिंसा होती है वहां पीएफआई ये निकल कर आ जाता है। पता नहीं सरकार इसको बैन कब करेगी। अकाउंट तो कुछ फ्रीज किए हैं, लेकिन बैन करिए ना भाई, बंद कीजिए इसको। यूपी पुलिस ने कानपुर दंगे की जांच के लिए एसआईटी की 4 टीमें बना दी, जो हिंसा की 2 एंगल से जांच कर रही है। एक एंगल से इस बात की जांच हो रही है कि दंगा भड़काने के पर्दे के पीछे कौन लोग थे। दूसरे एंगल से यह पता लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी में कितने लोग शामिल थे, पेट्रोल बम किसने फेंका, दुकानों को जबरदस्ती किसने बंद कराया। पुलिस दंगे वाले इलाके में अवैध निर्माण की भी जांच कर रही है। इस इलाके में अवैध इमारतों का सर्वे शुरू किया गया है। कानपुर में उन सभी मकानों की पड़ताल की जा रही है जिनकी छत से पत्थर फेंकने की तैयारी हुई है। जांच पड़ताल के बाद अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो लोग ये पैटर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए यूपी लाए, वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है और वहां आप ये कर तो देंगे, लेकिन करने के बाद बच निकलेंगे, ये नहीं होता। लेकिन ये पूरे तार कैसे जुड़ते हैं, नैरेटिव कैसे सेट होता है, माहौल कैसे बनाया जाता है, इसको समझिए। पाठशाला में अब उस एक्स्ट्रा चार्ज का चैप्टर जो होटल और रेस्टोरेंट वाले आपके बिल में जोड़ देते हैं। क्या आप भी रेस्टोरेंट में खाने के बिल में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं? अब आप खाएंगे, खाने का पैसा तो देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा क्यों भाई? दरअसल आपसे ये एक्स्ट्रा पैसा सर्विस चार्ज की आड़ में वसूला जाता है और ये आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि 99% केस में क्या होता है कि बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। रेस्टोरेंट में आमतौर पर 5% से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज वसूल लिया जाता है। अगर बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जाए तो ग्राहक का बिल कितना बढ़ जाता है, उसको आपको समझना चाहिए। मतलब अगर आप देखिए सर्विस चार्ज के बारे में कि अगर आप 1000 रुपए का खाना खाते हैं, ये आपने खाने पर खर्च किया, ठीक है, इसका पैसा दे देंगे, इसमें क्या है। अब अगर इसमें 5% का सर्विस चार्ज लगा तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि आपने 50 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। अब ये 50 रुपए किसी के लिए तो हो सकता है कोई बड़ी चीज ना हो, किसी के लिए और बड़ी बात हो सकती है। बिल कितना का हो गया आपका? 1000 प्लस 50, तो 1050 का हो गया, ठीक है। अब आपको इस पर सीजीएसटी आप इस पर देंगे 2.5% यानी 26 रुपया 25 पैसा, और एसजीएसटी स्टेट टैक्स देंगे, वो भी 26 रुपया 25 पैसा देंगे। यानी कुल बिल जो है वो आपका हो जाएगा 1102 रुपया 50 पैसा। यानी सर्विस चार्ज से आपका बिल कुल 52 रुपया बढ़ गया। कई बार रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज 20% तक लेते हैं। ऐसे में अगर आपने 1000 रुपया का खाना खाया है और अगर वो 20% का सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो आप 1200 रुपया पे कर रहे हैं, 200 रुपया एक्स्ट्रा। और अगर टैक्स वगैरह मिला दीजिए तो जो कुल बिल है वो 1260 रुपया हो गया। यानी 260 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 260 रुपीज एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के नाम पर। क्यों भाई? जितने का खाना खाया उसका 1/4 तो जीएसटी और सर्विस चार्ज में देना पड़ गया आपको। लेकिन होटल या रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2 जून को बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने सर्विस चार्ज लेने वाले होटल और रेस्टोरेंट को ऐसा न करने की चेतावनी दी है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जल्द ही इस पर नियम लाया जा सकता है। ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि रेस्टोरेंट ग्राहकों को जबरन सर्विस चार्ज उनसे वसूल रहे हैं। इस बैठक में 4 मुद्दों पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात हुई। पहली बात कि गैर कानूनी तरीके से सर्विस चार्ज क्यों लिया जा रहा है, रेस्टोरेंट 2017 के नियम के उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, 2000 रेस्टोरेंट में टिप देना कितना जरूरी है, इस पर भी बात हुई। सर्विस चार्ज को चार्ज के रूप में लिया जा रहा है या टैक्स के रूप में, इस पर भी बात हुई। जब भी आप कोई सर्विस लेते हैं तो उसके बदले आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है,
लेकिन 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस चार्ज को वैकल्पिक कर दिया गया। 21 अप्रैल 2017 में सरकार की तरफ से सर्विस चार्ज को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी कि कोई भी रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज खुद नहीं जोड़ सकता। सर्विस चार्ज के कॉलम को खाली रखना होगा ताकि कंज्यूमर के पास यह विकल्प हो कि वो सर्विस चार्ज दें या ना दें। गाइडलाइंस में यह साफ है कि कोई भी रेस्टोरेंट एंट्री के लिए सर्विस चार्ज देने की शर्त नहीं लगा सकता। अगर कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने की शर्त लगाए तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करता है। कंज्यूमर जब ऑर्डर देता है तो यह माना जाएगा कि वो मेन्यू कार्ड में तय प्राइस के अलावा जो टैक्स लगते हैं उन्हें देने के लिए अपनी सहमति दे रहा है। हालांकि पहले से तय टैक्स जैसे जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स कंज्यूमर की मर्जी के बिना वसूला जाए तो यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कंज्यूमर राहत के लिए कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। लेकिन सर्विस चार्ज पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी अपना पक्ष है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि सर्विस चार्ज लेना या न लेना रेस्टोरेंट की अपनी पॉलिसी का हिस्सा है। यह रेस्टोरेंट की स्वतंत्रता है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सर्विस चार्ज की जानकारी मेन्यू कार्ड या रेस्टोरेंट में पहले से होती है ताकि कोई ग्राहक ऑर्डर करने से पहले ही यह पूरी तरीके से जानता हो कि उसे कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। एक बार जब ग्राहक को सर्विस चार्ज की जानकारी हो जाती है तो यह एक तरह से ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, जो किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का यह भी दावा है कि सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट के स्टाफ को उसकी बेसिक सैलरी से अलग दिया जाता है या फिर उनके वेलफेयर में इस्तेमाल होता है। बावजूद इसके अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता है तो रेस्टोरेंट अपने बिल से सर्विस चार्ज हटा देते हैं। जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेने के एक मामले में कोलकाता के उपभोक्ता कोर्ट ने इसी साल जनवरी में एक रेस्टोरेंट पर 25,000 का जुर्माना लगाया। पूरा मामला 2018 का था। एक शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया, वहां खाना खाने के बाद ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लिया गया। जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेने पर ग्राहक ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस दिया और 25,000 का मुआवजा मांगा। रेस्टोरेंट की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आने पर ग्राहक ने उपभोक्ता कोर्ट में केस किया। इस पर तकरीबन 3 साल बाद जनवरी 2022 में कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और रेस्टोरेंट से कहा कि 30 दिनों के अंदर ग्राहक को 25,000 रुपए मुआवजा और 13,000 रुपए कानूनी खर्च के दे। उपभोक्ता कोर्ट ने अपने फैसले में भारत सरकार के 2017 के गाइडलाइंस को दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सर्विस चार्ज देना किसी भी ग्राहक के लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है। इस पर रेस्टोरेंट जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ रेस्टोरेंट होंगे जबरदस्ती करते होंगे, ज्यादातर क्या करते हैं कि धीरे से बिल में सर्विस चार्ज जोड़ कर ले आते हैं और बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो इस बिल को पढ़ते नहीं या बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है वो देखते नहीं। तो अब अगर आपने देखा नहीं तो सर्विस चार्ज दे दिया, अगर आपने देख लिया और कहा कि हटा दो भैया तो वो जाके धीरे से हटा देगा। तो नहीं देखने वाले ज्यादा है और उसमें सर्विस चार्ज वसूला जाता है। इसलिए आप भी जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएं जरूर चेक करें कि सर्विस चार्ज उसमें लगा है या नहीं। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं सर्विस चार्ज तो यह आपका अधिकार है कि आप मना कर दें और उससे कहें कि बिल वापस ले जाओ, सर्विस चार्ज हटा कर लाओ। पाठशाला में अब पीएम मोदी का उस काम का चैप्टर जो पेट्रोल को और सस्ता करेगा। भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट हासिल कर लिया और यह बड़ी कामयाबी जो टारगेट की तय डेडलाइन से 5 महीने पहले हासिल कर ली गई है। लेकिन पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा होने से आपको क्या फायदा होगा, इसको आपको समझना चाहिए। बजट में यह था कि अक्टूबर से आपको बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर पोल्यूशन टैक्स देना था। यानी अब एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पर 2 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2 रुपए के टैक्स का प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि जिससे जल्द से जल्द एथेनॉल मिक्स्ड क्लीन फ्यूल का जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सके। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसके इस्तेमाल से गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी एथेनॉल कम करता है। एथेनॉल में मौजूद 35% ऑक्सीजन के चलते यह फ्यूल नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है। साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5%, अगर आप देखेंगे 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो 1.5% एथेनॉल जो है वो मिलाया जाता था पेट्रोल में। धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया और अब 8 साल बाद 2022 में
ये सीधा 10% पर आ गया है। और कहां 1.5%, कहां 10%, और ये 5 महीने पहले हो गया है। मतलब कहां इसको पूरा करना था 5 महीने बाद, 5 महीने पहले ये अचीव कर लिया गया। पहले सिर्फ गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता था, लेकिन 2018 के बाद चीनी, शुगर सिरप, खराब अनाज, चावल, मक्का से भी एथेनॉल को बनाया जाने लगा। अभी 10% एथेनॉल मिक्स करने से देश को क्या फायदा होगा? 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, यानी प्रदूषण कम हो जाएगा। इतना ये कम हो जाएगा। 41,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा के विदेशी मुद्रा की बचत होगी, यानी आपको तेल चूंकि बाहर से कम खरीदना पड़ेगा तो आपका विदेशी मुद्रा बच जाएगा। 8 सालों में किसानों को 40,600 करोड़ रुपए की आय भी हुई है, तो किसानों का अलग फायदा होगा, गन्ना किसानों का अलग फायदा होगा। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने से का लक्ष्य 5 महीने पहले हासिल किया गया है। यह लक्ष्य नवंबर 2022 तक हासिल करना था। 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य है। इससे सालाना 31,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचेगी। पहले 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य 2030 तक रखा था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2025-26 कर दिया गया। अप्रैल 2023 तक देश के चुनिंदा पेट्रोल पंप में 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलने लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही पर्यावरण दिवस के मौके पर एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में भारत की कामयाबी का जिक्र किया था। जो उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। भारत तो तय समय से पहले पहुंच गया है, लेकिन आप कल समय से पहुंच जाइएगा। 8:55 न्यूज की पाठशाला क्लास टाइम पर लगे।